जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में इकोनॉमिक्स के लेकर, इकोनॉमिक्स की क्लासेस को लेकर, इकोनॉमिक्स के थ्योरी को लेकर उपस्थित हूँ। और मैं बता दूँ कि आज आपकी क्लासेस भी उसी तरह के इकोनॉमिक्स के पैटर्न को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण शब्दावली को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि हमारी ये क्लास और भी जो रहेगी वो इकोनॉमिक्स के शब्दावली के संदर्भ में रहेगी, क्योंकि अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले अर्थशास्त्र के मीनिंग को जानना जरूरी है, उसके टर्म्स को समझना जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में जो टर्म लेकर आए हुए हैं वो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करते हुए देखा जाएगा, या हम लोग देखेंगे, जिसमें उसके अर्थ को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, हम आज 5 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे, 5 प्रकार के शब्दों को परिभाषित करेंगे, जिसमें हम पहला शब्द देख पा रहे हैं जिसका नाम है टपकन सिद्धांत। दोस्तों, ये टपकन सिद्धांत क्या है? इसको जानने के लिए हम पहले ये जानें कि उच्च वर्ग प्रति व्यक्ति आय अधिक हो या कोई देश तेज गति से विकास कर रहा हो, सामान्यतः उस समय टपकन सिद्धांत की थ्योरी को अपनाया जाता है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय आय में उच्च दर और लाभ की प्राप्ति होने लगे तो ऐसे आर्थिक समृद्धि के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति या देश के सबसे निचले गरीब स्थान तक काम करने वाला व्यक्ति को यदि देश के उच्च विकास दर का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम टपकन सिद्धांत कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जिस देश की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ रही हो और इस तेज गति से बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में कहीं नीचे बैठे हुए लोग या दूर खड़े हुए लोग किसी प्रकार से उस आर्थिक गति से अछूत रह जाएं या आर्थिक गति का लाभ न ले सकें तो उस देश के विकास करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है टपकन सिद्धांत। दोस्तों, टपकन सिद्धांत की थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था? डेविड रिकार्डो। दोस्तों, डेविड रिकार्डो ने इस सिद्धांत की थ्योरी दिया था, जिसमें यह भी इसने समझाया था कि धन या व्यय में या धन तथा व्यय के वितरण में असमानता को समाप्त करना हो तो भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही टपकन सिद्धांत है जिसमें उच्च वर्ग के लोगों के विकास को नीचे तबके के लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सके, उसी थ्योरी को या उसी फार्मूले को टपकन सिद्धांत कहा जाता है। जिसमें यह भी कहा जाता है दोस्तों कि कुछ समाज के उच्च वर्ग को और आगे बढ़ाकर उसके विकास के जो विस्तार है उसमें गरीबों को, बेरोजगारों को, असहायों को कैसे अवसर उपलब्ध कराई जा सके, सरकार इस थ्योरी को कैसे जो है कि अमली जामा पहना सके, उसके लिए कोई सिद्धांत लाने का काम किया गया था। तो वह था टपकन सिद्धांत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जान गए होंगे कि टपकन सिद्धांत क्या होता है, अर्थशास्त्र में काम करता है, उच्च वर्ग के विकास को निम्न वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसमें यही फॉर्मूला टपकन सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, यदि हम दूसरी बात करें तो दूसरा कह रहा है जेंडर वेस्टिंग। दोस्तों, दूसरा है जेंडर वेस्टिंग।
दोस्तों जेंडर बजटिंग क्या है? तो जेंडर बजटिंग के अंतर्गत हम एक ऐसा बजट बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें खासकर कहा तो यही जाता है जिसमें महिलाओं के लिए सशक्त होने का अवसर मिलता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों के बराबर अवसर प्राप्त करती हैं, जिसमें महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। इसी कार्यों को लेकर बजट में जो प्रावधान किया जाता है उसे हम जेंडर बजटिंग का नाम देते हैं, उसे हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। इसमें दोस्तों हम बता दें आपको कि जो बजट पारित किया जाता है उसमें महिलाओं को सशक्त होने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग बजट तैयार होता है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग बजट तैयार होता है, या किसी भी लिंग को जो पीछे छूट गया हो एक वर्ग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह भी सवाल है कि जेंडर बजटिंग के अंतर्गत केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि अगर कहीं से पुरुष भी पिछड़ रहे हैं तो पुरुष सशक्तिकरण के लिए भी सरकार चाहे तो जेंडर बजटिंग ला सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज में आज पुरुष पिछड़ चुके हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहने के लिए स्वीकार कर सकता हूं या कहने के लिए तैयार हो सकता हूं जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी देश में महिलाओं के एवज में अगर पुरुष कमजोर स्थिति में हो रहे हों या पुरुषों का विकास महिलाओं के विकास से कम हो रहा हो तो वहां पुरुषों के लिए सशक्तिकरण जगाने की जरूरत है, वहां समाज में पुरुष सशक्तिकरण को लाने की जरूरत है। और जब जब यह कार्य होंगे तो सरकार की तरफ से एक जेंडर बजटिंग लाई जाएगी जिसके वजह से एक लिंग को दूसरे लिंग के समक्ष बराबर की स्थिति में खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों पहले जेंडर बजटिंग सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। फॉर्मूला जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था जेंडर बजटिंग का। भारत में 70 के दशक से इसकी शुरुआत की गई जब महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए कुछ बजट में अलग से प्रावधान किया जाना शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत में भी जेंडर बजटिंग कार्य कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए अलग बजट लाने का कोई प्रयास नहीं होता है। सामान्य बजट में ही या आम बजट में ही महिलाओं को कुछ अलग से फंडिंग कर दी जाती है, कुछ अलग से स्कीम तैयार कर ली जाती है। उसी स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, लड़कियों या वृद्ध माताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात की जाती है, अलग से उनके लिए स्कीम लागू करने की बात की जाती है। तो दोस्तों यह है जेंडर बजटिंग। अब हम तीसरा देखते हैं बफर स्टॉक। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे ठीक से। तीसरा है बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक में क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जब कोई कंपनी, फैक्ट्री या कोई देश, सामान्य तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी या फिर परिवार या फिर देश किसी आवश्यक उत्पाद की आपूर्ति को करने के लिए या किसी कह सकते हैं क्राइसिस वाले परिस्थितियों में आपूर्ति को बनाए रखने के लिए या किसी आपदा वाले समय में पब्लिक के पास चीजों को या वस्तुओं को पहुंचाने के लिए जो ऑलरेडी सुरक्षित रखे जाते हैं, चाहे कंपनी द्वारा सुरक्षित रखे जाते हों या परिवार द्वारा सुरक्षित रखे जाते हों या देश राज्य द्वारा सुरक्षित रखे जाते हों, उस संकट के परिस्थितियों को देखते हुए या आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जब कोई वस्तुओं का अतिरिक्त भंडार तैयार करके अलग से रखा जाता है तो उस भंडार को या उस स्टॉक को हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में, कोविड के परिस्थितियों में भारत की सरकार लगभग हर परिवार को फ्री राशन देने का काम किया। अगर वह बफर स्टॉक में नहीं होता तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार वर्तमान मूल्य पर
खरीद कर हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का साहस जुटा पाती? नहीं जुटा पाती। दूसरी बात कि जिस तरह से कोविड के परिस्थितियों में सप्लाई चेन में बहुत सारी विपदा आ गई थी, सप्लाई चेन ध्वस्त हो गया था, दुनिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट समाप्त हो गए थे, क्या उस परिस्थिति में हम दुनिया से खरीद कर भी, अगर भंडार नहीं होता तो दुनिया से खरीद कर भी हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाते, गरीबों को राशन नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकारें जो है बफर स्टॉक तैयार करके रखती हैं। कम से कम किसी देश को चलाने के लिए 20-25 वर्षों का स्टॉक रखा जाता है, ताकि लगातार और लंबे समय तक किसी विपदा की परिस्थिति में उस देश को आसानी से चलाया जा सके, चाहे खाद्यान्न की वस्तुएं हों, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, या किसी प्रकार के एनर्जी का स्टोरेज हो, इस सब की चीजों को, या फिर मेडिकल स्टोरेज हो, ऐसी चीजों को हम लगातार बनाकर रखते हैं ताकि संकट काल में यह काम कर सके, यह हेल्प कर सके। तो दोस्तों उसीलिए हम उसको बफर स्टॉक कहते हैं। आपके घर में भी बहुत सारे राशन ऐसे रखे जाते हैं ताकि उसका कोई वर्तमान यूज ना हो, लेकिन भविष्य में यूज होने की संभावना होती है, इस उम्मीद में उसको रखे जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार से लेकर देश और काल से लेकर कंपनियों तक भी कि वहां यह बफर स्टॉक की एक व्यवस्था रखी जाती है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों एक मूर्त संपत्ति लिखी जाती है, मूर्त संपत्ति। दोस्तों मूर्त संपत्ति को हम अगर परिभाषित करने का काम करें तो आपको बता दूं कि मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? वह संपत्ति जिसे आसानी से आप छू सकें, देख सकें और महसूस कर सकें, ऐसी संपत्ति को हम लोग मूर्त संपत्ति की संज्ञा में रखते हैं, जिसमें भूमि हो सकता है, भवन हो सकता है, सामग्री हो सकता है, घर मकान महल हो सकते हैं, टीवी टेलीविजन बेंच कुर्सी मेज हो सकते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात हो सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे संपत्ति को हम लोग मूर्त संपत्ति की संज्ञा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत एक संपत्ति होती है जिसको कहते हैं अमूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं वो जान लीजिए। अमूर्त संपत्ति जिसे आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे दोस्तों हम लोग सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति कहते हैं। न इसको छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, तो उसे हम क्या करते हैं? अमूर्त संपत्ति कहते हैं। दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि अमूर्त संपत्ति और मूर्त संपत्ति में क्या अंतर है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो मूर्त संपत्ति के अंतर्गत हम ताजमहल को रखते हैं। ताजमहल, अक्सर लोग कहते हैं, ताजमहल का नाम सुने होंगे, उसे देखा, छुआ और महसूस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक कल्पना में लोग बात कहते हैं, स्वर्ग महल कहते हैं, शीश महल, स्वर्ग महल कहते हैं, जिसको आज तक न कोई देखा है, न कोई छुआ है, लेकिन सब लोगों की कल्पनाओं में एक ऐसी कल्पना समाहित होती है जिसको सामान्य तौर पर नाम के तौर पर स्वर्ग महल कहते हैं या शीश महल कहते हैं। अक्सर किसी महल या मकान बहुत सुंदर होता लगता है, क्या स्वर्ग महल बनवाया है। कल्पना तो करते हैं, लेकिन वह भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ताजमहल को हम मूर्त संपत्ति कहेंगे और स्वर्ग महल को हम अमूर्त संपत्ति कहेंगे। वैसे अमूर्त संपत्ति के एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपके सामने तो ब्रांड जो होता है, ब्रांड वो अमूर्त संपत्ति होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो अमूर्त संपत्ति होता है। किसी व्यक्ति या किसी प्रोफेसर का स्किल्ड जो होता है वह भी अमूर्त संपत्ति होता है। जैसे आप में वो क्षमता है कि आप कोई कला दिखा देते हैं। अब कला कैसे दिखाते हैं, यह आपकी अमूर्त संपत्ति है।
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या जान रहा हूं और आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। मेरे अंदर क्या क्या है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, यही मेरी क्वालिटी, यही मेरी स्किल्ड अमूर्त संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर शर्ट पहना हूं, मैं अगर फोर व्हीलर से चल रहा हूं, मैं अगर आपके सामने कोई मार्कर रखा हूं, ये सब कुछ मूर्त संपत्ति में आएगा, क्योंकि इसको देख सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप छू सकते हैं। तो दोस्तों, मूल रूप से मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति में ही फर्क माना जाता है। जिसे आप देख सकते हैं मूर्त संपत्ति, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूर्त संपत्ति में आता है जिसको सिर्फ जो है कि देख सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स के कुछ थ्योरी के अंतर्गत, कुछ शब्दावली के अंतर्गत हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि इन शब्दावलियों का अर्थ क्या होता है। लेकिन जब जैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरह के प्रश्नों का या हर तरह के पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मेरे हर वीडियो में दिखेगा, हर क्लासेस में दिखेगा। मैं चाहूंगा तो मैं भी उजुल फुजुल की बातों को रखते हुए आपके समय को बर्बाद कर सकता हूं, आपके क्लासेस को इंटरेस्टेड बना सकता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धोखा है, आपको सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद को सफल बनने के लिए ऐसा थ्योरी रची जाती है, ऐसी जो है कि क्लासेस परोसने का काम किया जाता है। मैं देखा कि बहुत सारे लोग बजट पढ़ाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि सिगरेट कैसे महंगी हो जाएगी, शराब कैसे महंगी हो जाएगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह भी काम आपको एज ए स्टूडेंट के तौर पर आपको बताने के लिए नहीं, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए बताए जाते हैं। क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा इस बार बजट जो पास हुआ है उसमें सिगरेट महंगी होगी कि नहीं होगी, शराब महंगे होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों, उसमें जो पूछी जाने वाली विषय है वो क्या है, वो अगला भी नहीं जानता है, और आपको इसलिए नहीं बताता है कि शायद आपको उसमें अच्छा ना लगे, अच्छा तो ये लग रहा है, इसलिए आपको सिगरेट महंगा और शराब महंगे की बात कर रहा है। ये वो नहीं बता रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, भारत का इंपोर्ट कितना बढ़ेगा, भारत के किस सेक्टर में सरकार कितनी खर्च करने जा रही है, शिक्षा में पहले पिछला बजट क्या था, वर्तमान बजट क्या है, रक्षा में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी में क्या है, कितने एम्स मिल रहे हैं, कितने एयरपोर्ट मिल रहे हैं। इसको बारीकी से बताने के बजाय केवल और केवल आपके टाइम को बर्बाद करने का फॉर्मूला निकाला जाता है। यह भी एक अपने आप में एजुकेशनल धोखा है, यह भी एक अपने आप में एजुकेशनल ठगी है। और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे चैनल्स आपके लिए ठगी के रूप में काम कर रहे हैं। आप उन चैनलों पर मत भरोसा कीजिए, सिर्फ आप कंटेंट से मतलब रखिए। अगर मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो मेरा वीडियो आप देखिए, अगर दूसरा भी कोई कंटेंट अच्छा दे रहा है तो उसका वीडियो देखिए। आप अपने टाइम को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा, अगर आपको लगता होगा कि मेरी वीडियो कैसी रही है, तो मेरे पिछले रिकॉर्ड पर पहुंचिए और देखिए कि मैं ज्योग्राफी कैसे पढ़ाया हूं, मैं पॉलिटी कैसे पढ़ाया हूं, मैं इकोनॉमिक्स को कैसे समझा रहा हूं। इससे अगर आपको भरोसा जगे तो हमारे आप चैनल पर जुड़े रहिए। दोस्तों, एक बार ही सही आप हमारे अगर चैनल को अच्छा समझते हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर हमारे व्यूवर्स नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। निश्चित तौर पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और बेहतर से बेहतर विकल्प आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।